किसी के मुंह से यह बात सुनकर किशन मामा को हैरानी जरूर हुई थी, मगर उन्हें विश्वास था कि अंजलि मामी और अनिका कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसे मल्होत्रा परिवार किसी मुसीबत में फंस जाए। भले ही किशन मामा यह नहीं जानते थे कि अंजलि मामी और अनिका आखिर कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, मगर पूरे विश्वास के साथ किशन मामा ने शीला मासी से कहा, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बच्ची पर। वह कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे परिवार को किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़े। किशन मामा के मुंह से यह बात सुनते ही अपने दोनों कंधे हवा में उछालते हुए शीला मासी ने कहा, ठीक है, तब तो मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ रखने का कोई फायदा ही नहीं होने वाला। बस अब हमें बैठकर सिर्फ एक चीज का इंतजार करना होगा कि कब आहूजा परिवार को इस प्रॉपर्टी डील से मोटा मुनाफा हो और हमारी कंपनी पर ताला लगते हुए हमें नजर आए। तुम्हें ना तो पैसे कमाने का कोई दिलचस्पी है और ना ही प्रॉफिट करने में, और कहीं ना कहीं तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से मल्होत्रा फार्मेसी और हमारे परिवार की आज यह हालत है। शीला मासी किशन मामा को यह कड़वी बात कहकर वहां से निकल गई। ये सच नहीं था, कहीं ना कहीं किशन मामा इसीलिए अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे क्योंकि वह कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे इंसान थे। बिजनेसमैन राइवल बिजनेस कंपटीशन में खेले जाने वाले पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं किशन मामा बहुत कमजोर थे, और इसी हद तक शीला मासी की यह बात भी सही थी। किशन मामा के नेक दिल रवैया की वजह से मल्होत्रा फार्मेसी उतना प्रॉफिट नहीं कर पाई जो दूसरे बिजनेसमैन अक्सर कर लिया करते थे। दिल्ली हाईवे। डॉक्टर शालिनी तेजी से अपनी कार चलाकर हाईवे पर पहुंची थी। तभी डॉक्टर शालिनी को एक ख्याल आते ही डॉक्टर शालिनी ने जोर से ब्रेक पर अपने पाँव रख दिया। डॉक्टर शालिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा कुछ भी हो जाए, आज वह किसी भी तरह रोहित मारवा से मिलकर रहेंगी। अपनी गाड़ी फिर से रोहित मारवा की विला की ओर मुड़ते हुए डॉक्टर शालिनी तेजी से कार चलाने लगी। सुबह उठने के बाद से लेकर अब तक डॉक्टर शालिनी रोहित को मिलने के लिए इतनी उतावली थी कि सुबह से अब तक उसने एक घुट पानी तक नहीं पिया था। प्यास की वजह से डॉक्टर शालिनी का गला सूखने लगा था, मगर इस वक्त जो बेइज्जती की आग शालिनी के अंदर जल रही थी वह इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। लगभग रोहित मारवा के बंगले के गेट के पास 3 घंटे वेट करने के बाद शालिनी की नजर गेट से बाहर निकलते हुए रोहित मारवा की गाड़ी पर पड़ी। जैसे ही मारवा हाउस का गेट खुला, एक लंबी सी काली गाड़ी में रोहित मारवा कहीं जाने के लिए निकला। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर पहुंचने लगी, डॉक्टर शालिनी ने तेजी से अपनी गाड़ी रोहित की गाड़ी के सामने लाकर रोहित की गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक लिया। रोहित मारवा हमेशा से अपने बॉडीगार्ड के साथ ही निकलता था। रोहित को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि बिजनेस की दुनिया में रहते हुए रोहित ने काफी दुश्मन खड़े हो गए थे जो किसी भी वक्त रोहित या आर्यन पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब आर्यन 3-4 साल का था तब एक बार आर्यन को किडनैप भी किया गया था। रोहित जब भी आर्यन को लेकर बाहर निकलता वह हमेशा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर। इस वक्त रोहित आर्यन के साथ लंच लेने जा रहा था, मगर आर्यन और रोहित की गाड़ी के आसपास और गाड़ी के अंदर 8 बॉडीगार्ड मौजूद थे। अपनी गाड़ी को रोहित मारवा की गाड़ी के ठीक सामने रोकते हुए डॉक्टर शालिनी तेजी से अपनी गाड़ी से उतरी और रोहित की गाड़ी के सामने आकर अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए कहने लगी, मिस्टर मारवा, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज अर्जेंट। तभी उस काली गाड़ी के ठीक बीच वाले कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला। रोहित की कार के शीशे टिंटेल ब्लैक थे, जिससे अंदर कौन बैठा है ये बाहर खड़ा आदमी नहीं देख सकता था। दरवाजा खुलने पर डॉक्टर शालिनी को लगा कि अब रोहित बाहर निकलकर उससे बात करेगा, मगर यह देखकर डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई कि जो आदमी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा था वह रोहित मारवा नहीं बल्कि रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल था। अब्दुल ने नीचे उतरकर अपना सूट ठीक किया और फिर शालिनी का हाथ जोर से पकड़ते हुए उसे रोहित की कार के सामने से हटाया। दर्द महसूस करते ही डॉक्टर शालिनी के मुंह से चीख निकल गई। हैरान होकर डॉक्टर शालिनी अब्दुल को देखने लगी और फिर अचानक ही जोर जोर से आवाज देते हुए शालिनी रोहित को बुलाने लगी। शालिनी ने कई बार रोहित को बुलाने की कोशिश की, मगर वह लंबी काली गाड़ी जिसके अंदर रोहित बैठा था वह कुछ ही सेकंड में वहां से चली गई। रोहित की कार के पीछे जो जीप चल रही थी वह शालिनी और अब्दुल के पास आकर रुकी।
अब्दुल ने शालिनी का हाथ छोड़ते हुए कहा, मिस्टर मारवा को इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉक्टर शालिनी और कोई उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करे तो यह बात वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और मेरा कहा मानो तो आप भी आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे हमें कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़े आपके खिलाफ। दूर जा रही रोहित की कार को देखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए सिक्योरिटी हेड अब्दुल की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मिस्टर अब्दुल, मेरी तरफ से मिस्टर मारवा को एक मैसेज जरूर भेज दीजिएगा। मुझे उनसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है और यह बात उनके बेटे से रिलेटिव है, इसलिए मुझे पर्सनली उनसे मिलकर बात करनी होगी। अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर शालिनी, आपको मिस्टर मारवा से मिलकर पर्सनली जो भी बात करनी है वह मुझसे कीजिए। मैंने अपने करियर में काफी ऐसे लोगों को देखा है जो किसी न किसी बहाने से मिस्टर मारवा के नजदीक आना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनमें से एक बहाना मैंने कई बार सुना है जो अभी भी आपने दिया है। या तो आप यह ट्राई करना छोड़ दीजिए या तो कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ कर आइए जिसे आप मुझे चकमा दे सके। अब्दुल की यह बात सुनकर डॉक्टर शालिनी शॉक्ड हो गई। जीप में बैठने से पहले एक बार फिर अब्दुल ने मुड़कर डॉक्टर शालिनी की ओर देखा और कहा, तुम एक काम कर सकती हो। तुम्हें अगर उनके बेटे के बारे में जो कुछ भी कहना है वह तुम मुझसे कह सकती हो। अगर सचमुच कोई ऐसी बात है जिस पर मिस्टर मारवा को ध्यान देना चाहिए तो मैं जरूर उन तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा। डॉक्टर शालिनी ने इंटेंशन अब्दुल की आंखों में पढ़ लिए थे। शालिनी को इस वक्त अब्दुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर डॉक्टर शालिनी के पास कोई चारा भी नहीं था। अगर अब डॉक्टर शालिनी किसी तरह रोहित मारवा से मिलना चाहती थी तो उसके पास सिर्फ एक ही जरिया था और वो था अब्दुल। डॉक्टर शालिनी ने अपनी पर्स से टिश्यू पेपर निकालकर अपने चेहरे को साफ करते हुए अब्दुल से कहा, देखिए मिस्टर अब्दुल, मुझे कल ही आर्यन के बारे में एक ऐसी चीज पता चली है जो मिस्टर रोहित मारवा को जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आर्यन एक लाइव स्ट्रीमर है, वो एक गेमर है। मिस्टर मारवा हमेशा इन सब चीजों के खिलाफ रहे हैं और अपने डैडी से छुपकर आर्यन जो कुछ भी कर रहा है वह मिस्टर मारवा को पता चलना बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं कि अगर बच्चों को इस चीज से आदत एक बार पड़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर शालिनी की बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अपना सर खुजाते हुए अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, यह सब तुम इसलिए कर रही हो ना कि तुम हमारे बॉस रोहित मारवा के करीब आ सको, मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यह झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आर्यन एक बहुत ही भोला भाला और सीधा सा बच्चा है। इस तरह की गेमिंग और यह सब कुछ जो आप कह रहे हैं वह आर्यन कभी कर ही नहीं सकता। अरे जो लड़का ठीक से बात नहीं कर सकता यह सब कैसे कर सकता है। अब्दुल की बात सुनकर शालिनी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए थोड़ी सी इरिटेशन में अब्दुल से कहा, देखो मैं जो कह रही हूँ वह सब कुछ सच है। अरे वह सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते। डॉक्टर शालिनी की बात पर हैरान होते हुए अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, अगर यह सच है तो मुझे दिखाओ। डॉक्टर शालिनी ने अपनी कार की पैसेंजर सीट से अपना फोन उठाया। अब्दुल ने देखा कि शालिनी का फोन स्क्रीन बहुत तरह से टूट चुकी है। वह शालिनी की ओर देखने लगा। अब्दुल के रिएक्शन को नजरअंदाज करते हुए अपने फोन में कुछ सर्च करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद शालिनी ने अपने गले की खराश मिटाते हुए अब्दुल से कहा, देखो मुझे लगता है कि यह बात मुझे सिर्फ रोहित मारवा से ही करनी चाहिए, ना कि उनके किसी एम्प्लॉय से। आप एक काम कीजिए, रोहित से कह दीजिए कि वह सोशल मीडिया पर मेरे फ्रेंड बन जाए और फिर मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगी। मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। इससे ना मैं आपके बॉस को पर्सनली मिलूंगी और ना ही कोई सिक्योरिटी का इश्यू होगा। अगर आपको लगता है कि रोहित मारवा को अपने बेटे के बारे में सच जानना जरूरी है तो आप मिस्टर रोहित को मेरा यह मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा। शालिनी की बातों को सुनकर अब अब्दुल को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद शालिनी जो बात रोहित मारवा से कहना चाहती थी वह सच हो सकती थी। इसीलिए अपनी जीप में बैठते हुए अब्दुल ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए डॉक्टर शालिनी से कहा, ठीक है, मैं मिस्टर मारवा को बता दूंगा। जैसे ही अब्दुल ने अपनी बात पूरी की, अब्दुल ने ड्राइवर को इशारा करके जीप को आगे बढ़ाने को कहा। ड्राइवर तेजी से जीप चलाने लगा।
जितनी देर अब्दुल ने शालिनी के साथ बात की थी उतनी देर में रोहित मारवा की गाड़ी काफी आगे निकल गई थी। इसलिए उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए ड्राइवर जीप तेजी से चलाने लगा। पीछे बैठे एक बॉडीगार्ड ने अब्दुल से पूछा, सर वह औरत आपसे क्या बात कर रही थी? अब्दुल ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए उस बॉडीगार्ड की बात का जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है? कह रही थी कि आर्यन बाबा एक लाइव, क्या कहते हैं उसे, हाँ लाइव स्ट्रीमर, एक गेमर है। पक्का यह औरत झूठ बोल रही थी। भला इतना सीधा साधा दिखने वाला आर्यन बाबा यह सब कैसे कर सकते हैं? तभी अब्दुल को मनाली वाली घटना याद आई, जब अनिका ने अब्दुल से कहा था कि अनिका का एक मैसेज रोहित मारवा तक पहुंचा देना, और अब्दुल ने वह मैसेज अपने बॉस तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा था। तब रोहित मारवा अब्दुल को फटकार लगाकर उनकी ट्रांसफर बेंगलुरु कर दी थी। कहीं ना कहीं अब्दुल को यह डर सता रहा था कि डॉक्टर शालिनी का मैसेज उसने अगर रोहित मारवा तक नहीं पहुंचाया तो कहीं फिर से अब्दुल को रोहित के गुस्से का शिकार बनना ना पड़े। पीछे बैठे बॉडीगार्ड के पास से अपना फोन लेते हुए अब्दुल ने कहा, लाओ जरा मुझे मेरा फोन दो, इस बात को मुझे अभी चेक करना होगा। अपना फोन हाथ में लेकर अब्दुल ने सोशल मीडिया ऐप में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब्दुल ने आज के टॉप ट्रेनिंग लिस्ट को पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब्दुल यह बात को जानकर रिलैक्स हो गया कि आर्यन का नाम इस पूरी ट्रेनिंग लिस्ट में कहीं भी नहीं था। मगर डॉक्टर शालिनी की बातों ने अब्दुल के मन में एक शक की बीज जरूर बो दिया था। थोड़े दिन पहले बर्थडे पार्टी के बाद रोहित ने अब्दुल से एक सिक्योरिटी सेविंग ऐप बनाने को कहा था। तभी अब्दुल और चिराग मेहता ने अपने आईडी डिपार्टमेंट से बात करके इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की रिक्वेस्ट भी की थी। थोड़ी देर बाद अब्दुल की जीप बिल्कुल आर्यन और रोहित की कार के पीछे पहुंच गई थी। अब्दुल ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद आईडी डिपार्टमेंट के हेड को फोन लगाते हुए पूछा, क्या वह स्कैनिंग सिस्टम जो मिस्टर मारवा ने तैयार करने को कहा था वह रेडी हो चुकी है? सामने से आवाज आई, देखिए मेरे काफी लोग दिन रात उस ऐप को बनाने में लगे हैं, मुझे लगता है आज रात तक आपका काम जरूर हो जाएगा। अब्दुल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, जैसे ही हो जाए आप मुझे वह भेज देना। यह कहते हुए एक गहरी सोच में डूबे अब्दुल को फोन काट दिया। अब्दुल जरूर एक पढ़ा लिखा सिक्योरिटी इंचार्ज था, मगर आज अब्दुल को इस बात का एहसास हुआ था कि अगर रोहित मारवा जैसे बड़े इंसान की सिक्योरिटी फुल फॉर्म बनानी है तो अब्दुल को नई टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ होना पड़ेगा। और अब्दुल यह भी अच्छी तरह से जान चुका था कि कौन से मैसेज रोहित तक पहुंचाने हैं और कौन से फिल्टर करके नहीं पहुंचाने हैं। यह बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई थी। आज के बाद अनिका के सारे मैसेज रोहित सर तक पहुंचा दूंगा और बाकी हर शख्स के मैसेज को अब्दुल के थ्रू फिल्टर होकर जाना होगा। यह बात अब्दुल ने अपने स्टाफ को भी अच्छी तरह से समझा दी थी। अब्दुल इस बात को लेकर भी काफी परेशान था कि डॉक्टर शालिनी की बात को लेकर उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या सचमुच रोहित मारवा को यह कहना चाहिए कि वह डॉक्टर शालिनी को अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर ले? क्या यह रोहित मारवा के लिए एक बड़ी ट्रस्ट साबित हो सकती है? आखिर अब्दुल को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि जरूर डॉक्टर शालिनी कोई प्लानिंग कर रही थी और उस प्लानिंग के जरिए वो किसी भी तरह रोहित मारवा के करीब पहुंचाना चाहती थी। बहुत जल्द रोहित मारवा की कार का काफिला एक शानदार रेस्टोरेंट में एंटर हुआ। रोहित मारवा और आर्यन का दरवाजा खोलते हुए अब्दुल उन दोनों के पीछे चलने लगा। जैसे ही रोहित और आर्यन पहले से रिवर्स किए हुए प्राइवेट रूम में पहुंचे, अब्दुल ने रूम और आसपास के इन्वायरमेंट की तलाशी ली और तसल्ली कर ली कि हर जगह सब कुछ बिल्कुल सेफ है। अब्दुल ने सोच लिया था कि शालिनी वाली बात रोहित को करने से पहले वह उस बात का अच्छी तरह इन्विटेशन करेगा, उसके बाद ही वह किसी नतीजे पर पहुंचने की यह बात रोहित तक पहुंचाना चाहिए या नहीं। खाना खाने के बाद जब रोहित और आर्यन अपने घर वापस जाने लगे तब अब्दुल ने रोहित और आर्यन के साथ बैठे बॉडीगार्ड से कहा कि वह पीछे वाली जीप में आ जाए और ड्राइवर के बगल में अब्दुल बैठ गया। अब्दुल अभी सोच रहा था कि वह शालिनी वाली बात की शुरुआत कहाँ से करे, तभी हाईवे पर अब्दुल का ध्यान व्यू मिरर में पड़ा। बाइक पर कुछ लोग रोहित मारवा की कार का पीछा कर रहे थे। बाइक पर डबल सीट में हेलमेट पहने कई सारे लोग रोहित और आर्यन का पीछा कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार
लोगों को रिवर व्यू मिरर में देखकर अब्दुल ने अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम को हाई अलर्ट पर रख दिया था। रोहित ने आर्यन का ध्यान भटकाने के लिए आर्यन को अपनी स्टडी से रिलेटिव सवाल पूछना शुरू कर दिया। उतनी अच्छी तरह से लंच पर टेस्ट करने के बाद अचानक ही रोहित ऐसा बिहेवियर आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आर्यन उस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके डैड नहीं चाहते थे कि आर्यन का पीछा करते हुए लोगों को देखकर डर जाए। अचानक मोटरसाइकिल का काफिला रोहित की कार के ठीक बगल में आकर रोहित की कार की स्पीड में मैच करते हुए रोहित की कार के साथ चलने लगा। कुछ देर कार की ओर घूरने के बाद वह मोटरसाइकिल अपनी स्पीड तेज करते हुए रोहित और आर्यन की कार से आगे निकल गए। अब्दुल ने पीछे मुड़कर रोहित से कहा, सर मुझे लगता है वह कोई आम मोटरसाइकिल नहीं थे। इन लोगों का यह स्टूपिड तरीका आजकल दिल्ली में बहुत बढ़ गया है। तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए एक शहर से दूसरे शहर बस कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है यह लोग भी उन्हीं यंगस्टर गैंग का हिस्सा है। रोहित को यह तो पता नहीं था कि अब्दुल ने अभी अभी उसे जो एम्प्लॉस दिया था वह सच था या नहीं, मगर रोहित के मन में आर्यन की सिक्योरिटी को लेकर एक डर जरूर बैठ गया था। रोहित अब बार बार अपने आसपास चल रहे वाहन को देखने लगा था। जब अब्दुल ने रिवरव्यू से पीछे बैठे रोहित की आंखों का डर पड़ा तो अब्दुल ने पीछे मुड़ते हुए रोहित से कहा, सर यह काम आपका नहीं है, यह काम मेरा है और मेरी टीम का है। आप बेफिक्र होकर रिलैक्स कीजिए। रोहित को अब्दुल की बात पर भरोसा जरूर था, मगर जहां तक आर्यन की सिक्योरिटी का सवाल था, रोहित अपने आप पर भी विश्वास करने वाला था। थोड़ी देर बाद रोहित की कार मारवा हाउस वापस पहुंच गई। मेन एंट्रेंस के अंदर दाखिल होकर जब कार में बंगलों की ओर मुड़ी तब पीछे साड़ियों में रोहित ने कोई हरकत होते हुई देखी। कार से उतरते ही रोहित ने अब्दुल से कहा, कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे विला में दाखिल हुए हैं। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही अब्दुल सावधान हो गया। अब्दुल ने इशारे से रोहित को घर के अंदर जाने को कहा। अंदर जाते ही रोहित ने आर्यन को अपने रूम में जाकर कुछ देर आराम करने के लिए कहा। जैसे ही आर्यन अपने बेडरूम में गया, रोहित ने आर्यन का बेडरूम बाहर से लॉक कर दिया और वह हॉल में जाकर अब्दुल की अगले इंफॉर्मेशन का वेट करके ठीक 5 मिनट बाद अब्दुल ने बग्गा को रोहित के सामने लाकर पटक दिया। बग्गा का सर इतनी जोर से पकड़ा कि कांच की टॉय पॉइप एक ही झटके से टूट गई। रोहित ने जब बग्गा का चेहरा देखा तो रोहित का ध्यान बग्गा के चेहरे पर बने उस गहरे पूरे निशान पर गया, जिसे देखकर रोहित को इस बात का एहसास हो चुका था कि बग्गा जरूर कोई ऐसा गुंडा था जिसे रोहित को दुश्मन ने रोहित और आर्यन को नुकसान पहुंचाने की सुपारी दी होगी। अब्दुल ने बग्गा की पाँव की उंगलियों पर जोर से अपना मोटे सोल वाला जूता रखकर उसे जोर से मसल दिया। दर्द के मारे बग्गा के मुंह से चीख निकल गई। बग्गा के चेहरे का घाव ऐसा लगने लगा था जैसे बग्गा का पुराना घाव फिर से ताजा हो गया था। दर्द से चिल्लाते हुए बग्गा रहम की भीख मांगने लगा था। रोहित के सामने हाथ जोड़ते हुए बग्गा ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मारवा साहब, हमें अपनी फीमेल बॉडीगार्ड ने अच्छा सबक सिखा दिया है। अरे अब हम आपके बेटे को किडनैप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम तो झाड़ियों में इसलिए छुपे थे ताकि दूसरे गुंडे से आपके बेटे को बचा सके। और आपका शायद पता नहीं है कि पिछले 2 दिन में हमने 3 किडनैपर्स की गैंग को आपके विला से भगाया है। बग्गा की बात सुनकर अब्दुल और रोहित दोनों हैरान रह गए। अपनी हैरानी में रोहित ने बग्गा से पूछा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी फीमेल बॉडीगार्ड? अपने दर्द में अटक के बग्गा रोहित से कहने लगा, हाँ साहब, आपकी फीमेल बॉडीगार्ड। अरे वही लड़की जिसके साथ आपका बेटा उस काले मर्सिडीज में घूम रहा था, जो आपके बेटे की बॉडीगार्ड है। रोहित को पता था कि अनिका काले मर्सिडीज चलाती थी। बग्गा के मुंह से यह बात सुनकर रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने कमर पर हाथ रखकर सब कुछ सोचने लगा। अब तक रोहित यह समझता था कि अनिका ने रोहित को कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दी थी, क्योंकि शायद उसे रोहित की कोई परवाह नहीं थी। मगर उसे अनिका ने इन बदमाशों को सबक सिखाकर यह जरूर साबित कर दिया था कि उसे रोहित की और आर्यन की बहुत परवाह थी। और शायद वह लड़की इतनी महान भी थी कि इतना कुछ करने के बाद भी
उसने इतनी बड़ी बात रोहित को बताना जरूरी नहीं समझा, वरना आज तक जो लड़कियां रोहित को मिली थी वह अपनी की हुई छोटी से छोटी फेवर भी रोहित को बढ़ा चढ़ाकर जरूर बता देती थी, ताकि वह रोहित के गुड बुक्स में आ सके। मगर अनिका ने रोहित पर इतना बड़ा एहसान करने के बावजूद उसका जिक्र तक नहीं किया था। इसका मतलब साफ था, अनिका का कॉन्सेप्ट रोहित और आर्यन के लिए चचा था। अचानक रोहित के चेहरे पर मुस्कान देखते हुए अब्दुल ने रोहित से कहा, सर, हमारे घर पर अटैक हुआ है और आपके चेहरे पे ये मुस्कान। रोहित ने अब्दुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, होता है, कभी कभी इंसान ऐसी गलतियां कर देता है कि जब बाद में उस गलती के बारे में पता चलता है तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अब्दुल रोहित की यह बातें समझ नहीं पा रहा था, मगर जैसे ही रोहित ने कहते हुए शब्द खुद रोहित के कानों में पड़े तो रोहित को अपनी और एक गलती का एहसास हुआ था। रोहित ने अनिका की बेटी यानी कि नन्ही सी रिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट से ब्लॉक कर दिया था। यह सोचते ही रोहित ने अपनी जेब से फोन निकाला। रोहित चाहता था कि वह फिर से रिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्रेंड बना ले। रोहित रिया को अनब्लॉक करके उसे फिर से अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वह मैसेज रिया से कह देगा कि गलती से शायद उसने कोई बटन दब गए थे, जिसकी वजह से रिया अचानक ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक हो गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट अपने सोशल अकाउंट से भेजी, उनके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा, सॉरी, दिस कॉन्टैक्ट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। इसका मतलब साफ था कि नन्ही सी रिया ने रोहित को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया था। इतनी नन्ही सी बच्ची का गुस्सा देखकर रोहित हैरान हो गया। अभी रोहित यह बात सोच ही रहा था कि आखिर नन्ही सी बच्ची के अंदर इतना गुस्सा कैसे हो सकता था कि रोहित के कानों पर आर्यन की आवाज पड़ी। आर्यन बिल्कुल रोहित के पीछे सोफे पर खड़े हुए रोहित की फोन स्क्रीन में झांककर देख रहा था। आर्यन को इस तरह अपने फोन में झांकते हुए देखकर रोहित एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो गया। रोहित को लगा झटके की वजह से रोहित का फोन फर्श पर गिर गया था। फोन उठाते हुए रोहित ने अपने एटीट्यूड में आर्यन से बिल्कुल कैजुअली कहा, अगर वह दोस्ती करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, उसे जो करना है वो करे, मुझे क्या। ये कहते हुए रोहित अपने कमरे की ओर जाने लगा। रोहित को अपने कमरे की ओर जाते देखकर आर्यन ने तुरंत सोफा से कूदकर रोहित का रास्ता रोक लिया। रोहित की ओर घूमते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखों में गुस्से के साथ आर्यन ने रोहित से कहा, डैडी, आप जल्दी से उसे मना लीजिए, किसी भी तरह उससे दोस्ती कर लीजिए, वरना आप बहुत पछताओगे। रोहित को आर्यन की यह बात सुझाव कम और धमकी ज्यादा लग रही थी। आखिर तो बिजनेस टाइकून रोहित को एक 6 साल की बच्ची अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक कर देती है तो उससे रोहित को क्यों पछताना होगा। आर्यन की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, मैं क्यों पछताऊं और मैं किसी और की बेटी को मनाने में अपना टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करूं। अपने तेज गुस्से से रोहित की ओर घूमते हुए आर्यन ने एक लंबी सांस भरते हुए रोहित से पूछा, आर यू श्योर। रोहित ने भी अपने एटीट्यूड में आर्यन की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल उसी अंदाज में आर्यन को जवाब देते हुए कहा, यस आई एम श्योर। कहीं ना कहीं रोहित सोच रहा था कि आखिर रिया थी तो उस इडियट की बेटी जिसने अनिका को फंसाकर उसे बिना मैरिज के मां बना दिया था, और शायद इसीलिए उसके तेवर भी बिल्कुल उसके बाप जैसे है। रिया के बारे में सोचते हुए अचानक रोहित के मन में लिटिल एंजल का ख्याल आया। जहाँ तक एक तरफ रिया गुस्सेल और नकचिड़ी लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ लिटिल एंजल लगभग उसी उम्र की थी, बड़ों का आदर करने वाली स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी। लिटिल एंजल की याद आते ही रोहित ने अपना फोन अपनी जेब से निकालकर लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर लॉगिन कर लिया। अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए रोहित आर्यन से दूर अपनी ऑफिस की केबिन में चला गया। लाइव स्ट्रीमर ऐप पर पहुंचते ही रोहित ने लिटिल एंजल के पेज को रिफ्रेश करते ही रोहित को इस बात का नोटिफिकेशन आया कि 2 दिन पहले हुई लिटिल एंजल की लाइव गेमिंग मैच को उसने मिस कर दिया था। उधर ऑफिस के कोने में बैठकर अब्दुल ट्रेनिंग टॉपिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर सालेल ने जो बात बताई थी वह अभी भी अब्दुल के दिमाग में घूम रही थी। इंटरनेट के अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में अब्दुल को पता करने की कोशिश करने लगा था। अब्दुल औरों की तरह सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने में एक्सपर्ट नहीं था, मगर वह किसी तरह आर्यन और गेम, यह 2 शब्द
टाइप करके नेट पर इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों शब्दों को मैच करता हुआ कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक अब्दुल को नजर नहीं आ रहा था, मगर अब्दुल को एक बात पता थी कि डॉक्टर शालिनी ने जिस तरह से आर्यन की इस आदत के बारे में अब्दुल से बात की थी वह बहुत कॉम्प्लिकेटेडली लग रही थी। और एक बार डॉक्टर शालिनी की अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसका इस तरह का झूठ पकड़ा गया तो रोहित के पास आने का ख्वाब उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। मल्होत्रा हाउस। अंजलि मामी के कहने पर रिया ने अपने मैथमेटिकल ओलंपियाड असाइनमेंट जबरदस्ती कंप्लीट किया। मैथ के प्रॉब्लम से बोर हो चुकी रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। जैसे ही रिया ने अपनी लाइव स्टोरी शुरू की, पुराने और नए फॉलोअर्स के कमेंट आना शुरू हो गए। रिया ने एक के बाद एक सबसे हाई हेलो किया। तभी रिया की नजर रोहित मारवा के मैसेज पर पड़ी। रोहित मारवा, जिसका लॉगिन आईडी नाम आर्यन था, उसने रिया के पेज पर हेलो लिटिल एंजल लिखा था, क्योंकि रोहित रिया का सेकंड हाई सपोर्ट फैन था। रोहित की कमेंट रिया की स्क्रीन पर बोल्ड और बाकी फैन से बड़े अक्षरों में दिखती थी। लाइव स्ट्रीमर ऐप में कंपनी ने ये फीचर्स इसलिए डाले थे ताकि गेमर को टॉप गेमर से पर्सनल इंफॉर्मेशन रख सके। उन्हें ऐसा लगे जैसे वो अपने चाहते गेमर के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ऐसा करके गेम इंटरेक्शन अपने फैन के साथ ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता था। रोहित जानता था कि लिटिल एंजल उसे फैन डैडी करके बुलाती थी। अक्सर जब भी रोहित इस तरह का मैसेज रिया को करता, तब तुरंत ही लिटिल एंजल रोहित को रिप्लाई ब्लैक करके उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करती थी। लिटिल एंजल के मुंह से डैडी शब्द सुनते ही रोहित को ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे गुलाब जामुन के ऊपर शहद लगाकर खिला दिया हो। लिटिल एंजल की प्यारी सी कमेंट और उसकी बातें सुनकर रोहित को लिटिल एंजल पर बहुत प्यार आता था। मगर आज रोहित मारवा के कमेंट पढ़कर भी लिटिल एंजल ने उसे रिप्लाई ब्लैक नहीं दिया था। यह बात रोहित के लिए बहुत शॉकिंग थी। जो बच्ची हमेशा उसके मैसेज का तुरंत प्यार भरा रिप्लाई करती थी, आज अचानक उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। एक पल के लिए रोहित को लगा कि शायद रिया ने उसका मैसेज मिस कर दिया होगा। इसलिए दूसरी कमेंट करते हुए रोहित ने लिटिल एंजल के पेज पर लिखा, मैंने तुम्हारी पिछली वाली गेम मिस कर दी, मगर रिजल्ट देखकर मैं खुश हुआ। रोहित ने देखा कि लिटिल एंजल के पेज पर आने वाले बाकी सारे कमेंट का जवाब लिटिल एंजल एक के बाद एक देने लगी थी, मगर रोहित के कमेंट का कोई जवाब नहीं आ रहा था। रोहित को यह भी पता था कि पिछले कुछ दिनों से रिया के फॉलोअर्स में काफी बढ़ गए थे, मगर आज क्योंकि रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम बिना बताए अचानक ही शुरू की थी, अभी उसकी लाइव स्ट्रीम से ज्यादा लोग जुड़े नहीं थे। हर बार जो रिया के पेज पर कम से कम 50,000 से 70,000 लोग एक साथ उनकी लाइव स्ट्रीम देखते थे, वहीं आज सिर्फ 400 या 500 लोग अब तक इस लाइव स्ट्रीम के साथ देख। इतने कम कमेंट्स होने के बावजूद और रिया हर कमेंट का जवाब दे रही थी, सिवाय रोहित के। तभी किसी फैन ने रिया के पेज पर लिखा, मुझे तुमसे गेम खेलने की ट्रेनिंग सीखनी है, प्लीज मेरी मदद करो। इस फैन की और बाकी फैंस के कमेंट के जवाब में रिया ने कुछ न कुछ लिखा था, पर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज हुआ क्या था। और एक फैन के कमेंट्स का जवाब दिया जा रहा है, फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि लिटिल एंजल अपने सेकंड बेस्ट फैन की कमेंट का कोई जवाब ना दे। रोहित ने अपने फोन में अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लिया। उसे लगा कि हो सकता है शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम की वजह से रोहित का मैसेज रिया तक पहुंच ही ना हो, मगर तभी रोहित को यह बात रियलाइज हुई, अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन वीक होता तो सामने से आने वाले कमेंट रोहित तक पहुंचते ही नहीं। अभी रोहित यह सोच ही रहा था कि आखिर लिटिल एंजल को क्या हो गया है। तभी लिटिल एंजल के पेज पर आने वाले एक कमेंट को देखकर रोहित चौंक गया।